Assalamu alaikum everyone. Welcome to Learning Program channel. Today lecture is about generalized anxiety disorder according to DSM5. In this lecture, I tell you about generalized anxiety disorder, basic criteria and diagnosis and treatment. इन सब चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से इस लेक्चर में लर्न करेंगे. हमें बेसिकली साइकोलॉजी में जो फर्स्ट डिसऑर्डर आता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. सो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया है, आई थिंक सो उनके लिए बहुत इजी होगा इस डिसऑर्डर को अंडरस्टैंड करना और इस डिसऑर्डर के बेसिक क्राइटेरिया को समझना. सो स्टूडेंट्स, स्पेशली एबनॉर्मल साइकोलॉजी के जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वीडियोस अब बनाई जा रही हैं. उनके लिए डेली जो है मंडे से फ्राइडे वीडियो अपलोड होगी. ईच डिसऑर्डर विल बी डिस्कस. फर्स्टली मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर को कवर करवाऊंगी, ताकि अगर आपके पेपर्स जल्दी हो जाते हैं तो आप इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर एटलीस्ट आपको आते होंगे. अदरवाइज ऑल डिसऑर्डर विल बी कवर्ड. सो स्टूडेंट, फर्स्टली हमने अंडरस्टैंड करना है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को कि ये क्या है. जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको 5 to 6 बेसिक चीज़ें बताई हैं. अगर आपने उन चीज़ों को फॉलो करना है, उसके ऊपर फॉलो करते हुए आप अपना पूरा डिसऑर्डर बहुत अच्छे से लर्न करेंगे. सो टाइम ज़ाया करने से पहले आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें. फर्स्टली एंजाइटी डिसऑर्डर आता है. स्टूडेंट्स, कभी भी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एक डिसऑर्डर नहीं है. ये एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर फर्दर टाइप में आता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. बेसिक जो आपके पास एक बिग डिसऑर्डर है वो है एंजाइटी डिसऑर्डर. एंजाइटी डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है जिसमें आपकी फीलिंग एक्सेसिव हो जाती हैं. मीन टू, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया, स्टूडेंट्स, उनको अंडरस्टैंड करवाने का पर्पस यही था कि आपको हर डिसऑर्डर में कोई भी डिफिकल्टीज ना हो. एक्सेसिव मीन पॉजिटिव सिम्टम्स. किसी चीज़ का नॉर्मल रूटीन से अबव हो जाना इज़ अ पॉजिटिव सिम्टम्स. मतलब कि उसकी फीलिंग्स का ज़्यादा हो जाना एंजाइटी होती है. एंजाइटी डिसऑर्डर ज़्यादातर मेंटल डिसऑर्डर ही कहा जाता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक सिस्टम है जिसमें आपके इमोशनल रिस्पॉन्स और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो से होते हैं, उसको थ्रेट होता है या कोई खतरा होता है या डेंजर होता है. कोई ना कोई डेंजरस उसके स्टिमुलस का जो सा है फेयर होता है उसके पास. ये होते हैं आपके एंजाइटी डिसऑर्डर. एंजाइटी डिसऑर्डर के अगर हम एग्जांपल देखते हैं कि आपको समझ आ जाए कि एंजाइटी डिसऑर्डर को माइंड में कैसे रखना है. फॉर एग्जांपल, आपने कोई टेस्ट देना है, बहुत बड़ा टेस्ट देना है या इंटरव्यू है आपका, उससे पहले जो आपकी सिचुएशन होती है डैट इज एंजाइटी डिसऑर्डर. अब आपने कहना है मेरी तो ये सिचुएशन होती है, क्या मुझे भी एंजाइटी डिसऑर्डर है? नहीं स्टूडेंट्स, अगर मैंने आपको बताया है हर वो चीज़ जो आपकी पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ को या उनमें से किसी एक लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दे, चेंजिंग ले आए, देन यू गॉट यू नॉट नॉर्मल पर्सन. ओके स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे कि इंटरव्यू से पहले मेरी भी यह हालत होती है. अब आपने नोट करना है, अगर आपका ये फेयर आपकी हमेशा यूं ही आपके साथ होता है, आप कोई भी टेस्ट देने जा रहे हैं, आप कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं और आपकी तबीयत जो सी है वो या तो पॉजिटिव सिम्टम्स दे देती है या नेगेटिव या मोटर कोई भी सिम्टम्स आपको शो करती है, और वो फिर आपकी पर्सनल लाइफ या डिस्टर्ब कर देती है, या स्पेशली अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करेगी. अगर तो वो इन चीज़ों को, तीनों में से किसी एक चीज़ को भी डिस्टर्ब कर रही है, यू गॉट द दिस डिसऑर्डर. एंड टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर में स्टूडेंट्स 5 डिसऑर्डर आते हैं. फर्स्टली जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, सेकंड फोबिया एंड पैनिक, ओसीडी, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर. इन पांचों में से स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 हैं वो है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एंड ओसीडी. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एंड बड़े डिसऑर्डर हैं. इनको आपने बहुत ही अच्छे से लर्न करना है. स्टूडेंट्स, आप अक्सर स्टूडेंट्स बहुत घबरा रहे होते हैं, इतनी बड़ी एबनॉर्मल की बुक है, इतनी बड़ी DSM5 है, इतने ज़्यादा डिसऑर्डर हैं. आपको एक यहाँ मज़े की बात बताती जाती हूँ, हर डिसऑर्डर को थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़े. अब आपको एंजाइटी डिसऑर्डर का पता चल गया होगा एग्जाम्पल से कि हमारा कोई टेस्ट है, इंटरव्यू है, उससे पहले जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो चीज़ें आती हैं, वो एंजाइटी डिसऑर्डर है. उसके अंदर ही फर्दर अब हमने जो डिस्कस आज करना है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हमने बहुत ही
कैसे लर्न करना है। ये वो डिसऑर्डर होता है जिसमें परसिस्टेंट, स्टूडेंट्स डिसऑर्डर की एक एक लफ्ज इंपॉर्टेंट होता है। परसिस्टेंट का मतलब होता है मुस्तकिल। ऐसे नहीं है कि आपके एक टाइम एक इंटरव्यू में तो तबीयत खराब हो रही है और दूसरा इंटरव्यू दे रहे हैं तो तब नहीं हो रही, ये आपके परसिस्टेंट नहीं होता। मुस्तकिल आपके जो सी है तबीयत में चेंजिंग आ रही है, हर इंटरव्यू में हर टेस्ट में आपकी यही सिचुएशन है। एक्सेसिव फीलिंग हो जाना, एक्सेसिव किसी चीज़ का अबव हो जाना नॉर्मल रूटीन से, एंग्जाइटी होना, वरी होना, परेशानी होना और मुख्तलिफ इवेंट्स, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में आपकी यह हालत होना, ये होती है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। स्टूडेंट, इसमें दो टर्म्स आती हैं, फियर एंड एंग्जाइटी। फियर क्या होता है? अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी एंड इमोशनल रिस्पॉन्स में आपको किसी चीज़ का थ्रेड है तो वो आपका फियर है। अगर आपको मुख्तलिफ रिस्पॉन्स एंड फिजियोलॉजिकल इमोशंस में किसी डेंजर चीज़ का थ्रेड है, किसी खतरे का थ्रेड है, तो वो आपकी एंग्जाइटी होती है। मतलब एक खौफ है और एक आपको पहले से ही थ्रेड होता है स्टूडेंट्स, पहले से ही आपको इन्फॉर्मेशन होती है कि मुझे इस चीज़ का सामना करना है। अब उस सामना करने से जो आपके अंदर फियर बैठ जाता है वो आपको जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरफ मूव करता है। बेसिकली आपको मैंने 6 चीज़ें बताई हैं। फर्स्ट डेफिनेशन आपकी कवर हो गई है। डेफिनेशन को अच्छे से आपने याद कर लेना है कि आपकी परसिस्टेंट होगी, एक्सेसिव फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी होगी और वरी होंगे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ इवेंट आपके पास। अब आ जाते हैं सिम्टम्स। स्टूडेंट्स क्राइटेरिया में ही आपके सिम्टम्स होते हैं, लेकिन मैंने अलग से इसलिए किया है कि स्टूडेंट्स को अच्छे से बता दूं कि क्या क्या हालत होती है। फटीग आती है बहुत ज़्यादा, आपको हर वक्त थकावट होती रहती है। ट्रबल स्लीपिंग, आपकी जो स्लीपिंग है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। टाइम पे नींद नहीं आती है, नींद आती है तो बहुत ज़्यादा। अगर तो टाइम पे नींद नहीं आती मतलब कि नॉर्मल रूटीन से लो हो रही है, नेगेटिव सिम्टम्स दे रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आपको मतलब नॉर्मल रूटीन से अबव हो रहे हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स दे रहे हैं। हर सिम्टम्स में आपके पॉजिटिव, नेगेटिव, मोटर, जो आपको 5 सिम्टम्स मैंने बताए हैं, ब्लेंडेड, कोग्निटिव एंड ये सब आपकी हो सकते हैं। अब मसल्स टेंशन क्या होता है? आपके मसल्स ना बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं तो वो आपको थकावट देने लग जाता है, ट्रबलिंग हो जाती है। अक्सर स्टूडेंट्स के ना इंटरव्यू से पहले हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग कर रहे होते हैं। वो जिसे कहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा कांप रहे हैं और आपकी सिचुएशन जो है वो ख़राब होनी शुरू हो गई है। नर्वस हो जाते हैं बहुत से स्टूडेंट्स, स्वेटिंग होती है, पसीना आने लग जाता है बहुत तेज़ी से। एजिंगनेस का भी प्रॉब्लम होता है, एज के साथ साथ भी आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। जो एजिनेस का मसला है स्टूडेंट्स, वो बहुत कम ही जो है ओवरकम होता है। लेकिन अगर आप यंग एज में आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू क्रिएट होता है तो यू मस्ट बी कंसर्न एनी साइकोलॉजिस्ट। क्राइटेरिया क्या है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर का? अकॉर्डिंग टू DSM5, एक्सेसिव एंग्जाइटी एंड वरी, आपको परेशानी और एंग्जाइटी दोनों बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये आपको एटलीस्ट 6 मंथ से हो रहा हो। किसी भी एक्टिविटी में आप जा रहे हैं, किसी भी इवेंट में आप जा रहे हैं तो आपके साथ यही सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। स्कूल परफॉर्मेंस में मतलब कि आपकी जो परफॉर्मेंस, आप कह रहे हो मेरे टेस्ट से पहले यही हालत होती है। जब भी 6 मंथ से आपके पास टेस्ट आ रहा है, आपकी सिचुएशन जो है वो एंग्जाइटी एंड वरी वाली हो जाती है। तो परसिस्टेंट, ये याद रखना है, परसिस्टेंट आपका 6 मंथ से यही काम हो रहा है तो आपका जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। अगर 6 मंथ नहीं हुए, 3 मंथ हुए हैं तो इट्स मीन कि नहीं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। आप उस टाइम बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं हर काम को। 6 मंथ में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पुख्ता हो जाती हैं और इस अपने इंडिविजुअल फाइंड टू डिफिकल्ट टू कंट्रोल द वरी, वो अपनी परेशानी को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता है, तब भी जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। अगर वो एसोसिएट करें हम उसको एटलीस्ट, अब वो कह रहे हैं हमारे पास 6 सिम्टम्स हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के, GAD भी डिसऑर्डर को कहते हैं स्टूडेंट। अक्सर साइकोलॉजिस्ट जो सी होती हैं वो जब आपस में बात करती हैं या वो डिस्कशन करती हैं तो वो GAD डिसऑर्डर के थ्रू कर रही होती हैं। तो 6 सिम्टम्स में कह रहे हैं एटलीस्ट 3 या इससे ज़्यादा अगर आपके पास सिम्टम्स हैं तो आप उसे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन वो फिर पास 6 मंथ उसे उस चीज़ में हो चुके हों। उसके बाद वो कौन कौन से वो कह रहे हैं 6 सिम्टम्स हैं? रेस्टलेसनेस, मतलब कि उसकी स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है, सही से रेस्ट नहीं कर पा रहा, इजीली फटीग, उसकी फटीग बहुत मतलब
होती है उसे बहुत जल्दी, और वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा अपने काम पे, उसका माइंड हमेशा ब्लैंक आता है, इरिटेट होता है, मसल टेंशन होती है एंड स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। अगर डिफिकल्टी से वो सोता है, डिफिकल्टी से वो उठता है, डिफिकल्टी से ही वो अनसेटिस्फाइड जो है उसकी स्लीपिंग होती है। इनमें से अगर कोई किसी पर्सन के अंदर 3 सिम्टम्स शो हो रहे हैं और ऑलमोस्ट 6 मंथ उसे हो गए हैं इसी प्रॉब्लम के साथ, तो वो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर आपने उसे डायग्नोज करना है। एंजाइटी होती है, वरी होती है, फिजिकल जो सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस होता है, इम्पेयरमेंट होती है। उसकी इम्पेयरमेंट कहाँ कहाँ होती है? उसकी पर्सनल लाइफ में, स्टूडेंट सोशल लाइफ में एंड ऑक्यूपेशन। आप ये लाइन अपने हर क्राइटेरिया में लिख सकते हैं, इम्पेयरमेंट ऑफ द पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशन लाइफ। अगर उसकी इन तीनों में से किसी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रही है, उसे वो डिसऑर्डर है। विद आप उसके 2 सिम्टम्स को ऐड कर लें, 3 सिम्टम्स को ऐड कर लें, तो आपके पास वो डिसऑर्डर डायग्नोज हो जाएगा। अब डिस्टर्बेंस उसकी जो सी होती है फिजियोलॉजिकल, अब वो अगर वो कोई सब्सटेंस यूज कर रहा है तो आपने वो भी जरूर उससे पूछना है। उसकी कोई और मेडिकल कंडीशन हो सकता है, उसे कोई और डिसऑर्डर हो या कोई डिजीज हो जिसकी वजह से वो रेगुलर कोई मेडिसिन खा रहा हो, उस मेडिसिन की वजह से ये रिजल्ट हो रहा हो, तो आपने उसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करना, बिकॉज स्टूडेंट्स वो मेडिसिन यूज कर रहा है। एनी सब्सटेंस की प्रेजेंट में आप उसे जो है डायग्नोज नहीं। अब हमारे पास 2-3 चीजें हो गई हैं। फर्स्टली हमें डेफिनेशन पता चल गया है, टाइप्स हमने देख ली हैं। टाइप्स जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की नहीं है, एंजाइटी डिसऑर्डर में ही फर्दर 5 टाइप्स हैं। उसके बाद हमने इसका क्राइटेरिया एंड सिम्टम्स देख लिए हैं स्टूडेंट्स। बेसिकली अगर आप क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू DSM5 यूज कर रहे हो तो स्टूडेंट्स आई थिंक सो आपको सिम्टम्स की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी आसानी के लिए अपने जो से है पेपर को बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहते हो, अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, तो इन चीजों को फॉलो करें। एंड नेक्स्ट अब आपने हर मॉडल के थ्रू उसको देखना है। अब फर्स्ट मॉडल हम देखते हैं सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव के थ्रू। क्या वो कहते हैं? वो कहते हैं हमें इन्वायरमेंट से कोई थ्रेट होता है, उसके रिजल्ट में एंग्जाइटी आती है। देखिए अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन है जो आपकी सोसाइटी में आपको कोई थ्रेट दे रहा है, आपको तंग कर रहा है, आपकी इन्वायरमेंट में कोई आपको ऐसी बातें कह रहा है जिससे आपको हर वक्त फियर रहता है, डेंजर रहते हैं आप, उससे आपको एंग्जाइटी आती है। फाइनेंशियल मसला होता है, अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल इशू हो कि ज़्यादा आपके पास पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा हो, जिसकी रिजल्ट्स में आपको क्या होता है, सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव में आपके पास जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। वो कहते हैं ज़्यादातर जो से हैं क्राइम भी है वो भी पॉवर्टी लेवल की वजह से ही होती हैं। यही हमारी सोसाइटी का मेन रीज़न है कि हमारी पॉवर्टी का बहुत ज़्यादा लेवल हाई होने की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज होने की वजह से लोग साइकोलॉजी के इस डिसऑर्डर में इंक्लूडेड हैं। सो स्टूडेंट इसकी पर्सपेक्टिव से हमने देख लिया है कि सोशल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, उसके साथ कोई ऐसा इशू है जो अबाउट टू सोशल पर्सपेक्टिव, तो आप देखेंगे आपने किसी एक पर्सपेक्टिव पे ज़रूर काम करना है कि किस पर्सपेक्टिव पे आप डिटरमाइन करते हैं, आप अपने क्लाइंट को किस पर्सपेक्टिव के थ्रू थेरेपीज उस पर यूज़ करते हैं। अगर आपने वो डायग्नोज कर लिया है उस पर्सन को, अपने क्लाइंट को, तो आपने ट्रीटमेंट उसके पास 3 तरह की आती हैं। ग्रुप थेरेपी आप करवा सकते हैं, फैमिली करवा सकते हैं, कपल। सो स्टूडेंट्स मैं थेरेपीज पे काम नहीं बता रही आपको क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा और आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, और आपने न्यू जो सेमेस्टर है उसमें ये थेरेपीज भी अलग से लर्न करनी है। आप सिर्फ नाम याद रखें कि हम इस जो से मॉडल में ये वाली थेरेपीज यूज कर सकते हैं इस डिसऑर्डर में। ठीक है, आपने ओनली डिसऑर्डर के लिहाज से अपनी ट्रीटमेंट याद रखें। नेक्स्ट आता है साइकोडायनामिक। स्टूडेंट्स आप लोगों को 6 डिसऑर्डर जो से मॉडल है वो बहुत अच्छे से लर्न होंगे पहले से। अगर लर्न नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 6 मॉडल्स के लिंक जरूर मिल जाएंगे, आप वहां से अच्छे से लर्न कर लें। आपको बेसिकली ये पता होगा कि साइकोडायनामिक वाले क्या हमें बताते हैं। अगर आप देखें कि वो साइकोडायनामिक वाले किस पे काम करते हैं, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पे काम करते हैं स्टूडेंट्स। वो अनकॉन्शियस पर्सनैलिटी पे काम करते हैं। वो कह रहे हैं एक चाइल्ड एक्सपीरियंस होता है, उसे
एनजाइटी का जब वो बड़ा हो रहा होता है तो वो क्या यूज़ करता है अपनी एनजाइटी को कंट्रोल करने के लिए ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स अगर इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, साइकोडायनामिक मॉडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसमें आपको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एंड इड ईगो एंड सुपर ईगो को बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। आपने वहां से इसको लर्न कर लेना है, बिकॉज साइकोडायनामिक जो सा है बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। अगर किसी स्टूडेंट से स्किप हो गया है, नहीं उसने याद किया, तो वो एक दफ़ा से वो सिर्फ जो सा मॉडल है वो सुन ले, देख ले, उसे समझ आ जाएगी कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो उससे जो है एंग्जाइटी आती है। स्टूडेंट ईगो से ना एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म आप यूज़ करते हैं जो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। उसके बाद एनजाइटी के 3 जो से हमारे पास टाइप्स आती हैं। रियलिस्टिक एनजाइटी होती है, न्यूरोटिक एनजाइटी एंड मोरल एनजाइटी होती है। रियलिस्टिक एनजाइटी में आप क्या करते हैं, आपने एक्चुअल डेंजर जो सी चीज़ से खतरा होता है उसको फेस करना होता है, उससे आपको एनजाइटी हो जाती है। न्यूरोटिक में आपने हालात से बचने के लिए स्टूडेंट आप किसी सर्कमस्टांसेस से अपने आप को वहां से बचा के निकल जाते हो, उसको सामना नहीं करते। वो रिपीटेड जो इवेंट्स होते हैं आप उससे बचते हैं और उससे जो आपको एंग्जाइटी होती है। मोरल के अंदर स्टूडेंट आप पनिशमेंट से, किसी थ्रेट से जो कि भागते हैं कि ये मुझे पनिशमेंट ना हो जाए, ये आपकी कॉन्फ्लिक्ट होती है बिटवीन द ईगो एंड द सुपर ईगो, मोरल एंग्जाइटी। साइकोडायनामिक एक्सप्लेन करता है जब चाइल्डहुड एंग्जाइटी में होता है तो वो अनरिजॉल्व होता है, मतलब वो अपने सोल्यूशन खुद से रिजॉल्व नहीं कर सकता। स्टूडेंट पर्सपेक्टिव आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा अगर आप वो मॉडल को लर्न कर लेंगे, अदरवाइज अगर आपको लर्न है तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाएंगी। तो आपने नेक्स्ट देखना है इसकी ट्रीटमेंट क्या है। 4 ट्रीटमेंट है। अगर कोई चाइल्ड आपके पास आता है, बेसिकली ये चाइल्डहुड पे काम था साइकोडायनामिक का और अनकॉन्शियस पे। तो अगर कोई चाइल्ड आता है उसकी जो सी एंग्जाइटी प्रॉब्लम है और वो रिसॉल्व नहीं हो रही, तो आप उसे फ्री एसोसिएशन करवाएं, कैथार्सिस करवाएं, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांसफेरेंस करवाएं या ड्रीम्स। ये 4 ट्रीटमेंट के थ्रू आप उसका ट्रीटमेंट सकते हैं। नेक्स्ट आती है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ये जनरलाइज एंग्जाइटी जब अराइज होती है तो ये पीपल को देखते हैं होनेस्टी एंड एक्सेप्टिंग, ये लोगों को होनेस्टी की तरफ लेके आते हैं, एक्सेप्टिंग की तरफ लेके आते हैं, उन्हें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड दिया जाता है। तो ह्यूमनिस्टिक वाले जो ट्रीटमेंट यूज करते हैं वो सीसीटी करते हैं। वेरी इफेक्टिव थेरेपी है स्टूडेंट्स सीबीटी एंड सीसीटी। ये क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी होती है। इसमें आप जो से ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के थ्रू अगर आप किसी भी क्लाइंट को देख रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट आपके पास सीटी आएगी। कोग्निटिव पर्सपेक्टिव में क्या होता है, किसी पर्सन की थिंकिंग डिसफंक्शन हो जाती है, उसकी सोच जो सी है वो डिसफंक्शन हो जाती है। मैलअडैप्टिव एजप्शन आते हैं, इनटॉलरेंस होती है, वो जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता अपनी अनसर्टेनिटी को, कोई अचानक से काम हो जाने से वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता, वो अवॉइड करता है लोगों को। ये 3 बेसिकली टाइप होती है। अवॉइड जो सी हैं हमारे उससे एस्केप होती है। एक में आप दोनों चीज़ों को अवॉइड करते हैं, एक में आप एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और एक में दोनों एक्सेप्टेबल चीज़ों को में से आपने एक चीज़ को चूज कर। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव आता है हमारे पास बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इसमें आपने एक स्टडी करनी होती है स्टूडेंट्स। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आपने फैमिली स्टडी करनी होती है, जिसमें आपने इन्वेस्टिगेट टू डिटरमाइन करना होता है कि आपके रिलेटिव में से किसी पर्सन को ये डिसऑर्डर पहले, ये सेम डिसऑर्डर पहले से था या नहीं। सो स्टूडेंट अगर पहले से था तो वो बहुत इफेक्टिव होता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में किसी को हो सकता है। नेक्स्ट इसमें जो मेन फंक्शन देखते हैं वो हम GABA का फंक्शन देखते हैं, इन एक्टिविटी देखते हैं कि अगर उसकी जो सी GABA हमारे पास हार्मोन्स हैं उसकी एक्टिविटीज डिक्रीज हो जाती है तो लो एक्टिविटीज वो शो करता है, तो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। हमने ये हार्मोन्स की फंक्शन देखना होता है, अगर वो लो वो कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये GABA से हमारे पास जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है। न्यूरोट्रांसमीटर देखने होते हैं, ये केमिकल होते हैं जो मैसेज लेके जाते हैं हमारे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ, और GABA जो सा है इसके कैरी करने को, इसके मैसेज लेके जाने और आने के मैसेज को इनहिबिटर करता है, रोकता है, रिसीव नहीं करने देता, जिसके रिजल्ट में हमारे पास जो ये फायरिंग करते हैं वो रिजल्ट में स्टॉप हो जाती हैं और जिसके
रिजल्ट्स में हमारे पास जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर आता है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं तो ड्रग थेरेपी है, मतलब कि मेडिसिन दी जाती है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के थ्रू। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग है, रिलैक्सेशन थेरेपी यूज की जाती है उसके लिए, या उसके लिए कोई ना कोई डोज दी जाती है, रिलैक्सेशन पिल्स देते हैं। EMG है जो कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने कहा था आपको एक क्लिनिकल पिक्चर ज़रूर मैं दिखाऊंगी हर डिसऑर्डर की। तो आपको एक बहुत ही सिंपल क्लिनिकल पिक्चर दिखाने का मकसद ये है कि आप इस डिसऑर्डर को कैसे डायग्नोस करेंगे। अब एक पर्सन आया है क्लिनिकल में, एक आपकी क्लिनिक में आया है एक पर्सन, वो कंप्लेन कर रहा है कि उसे परसिस्टेंट, स्टूडेंट यू मस्ट बी रिमेंबर डैट परसिस्टेंट वरी है, वरी थॉट्स आती हैं, नर्वस रहता है, और वो ये चीज़ें वरी रहना और नर्वसनेस उसके इंटरफेयर कर रहा है उसके वर्क को, और इंटरफियर कर रहा है उसके वर्क को। अब वो पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशन किसी भी एक लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे? सो स्टूडेंट्स, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस कंडीशन को क्या कहेंगे, कौन सा डिसऑर्डर है इसे। आई थिंक सो आप इसे बहुत ही ईजी से जज कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने अपनी डायग्नोसिस बताएं मुझे कि आपके नज़दीक ये कौन सा डिसऑर्डर है। और याद रखिएगा जो जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं उनमें से ही इसमें 2 सिम्टम्स हैं, और इंटरफेयर भी कर रहा है स्टूडेंट्स कि आपकी 3 लाइफ में से किसी एक लाइफ को जरूर डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब इंटरफेयर विद हिज वर्क, उसके किसी काम को डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपने इसको कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है कि ये कौन सा डिसऑर्डर है। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर दिस अटेंशन। आई थिंक सो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी और आपको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट डिसऑर्डर के लिए हम अल्लाह हाफिज।